सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना 24 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, यूएस आमदा हेडेड टुवर्ड्स द गल्फ सेज ट्रम्प ओवर ईरान। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक मैसिव फ्लीट नेवल आमदा गल्फ रीजन की तरफ भेज रहा है ताकि ईरान पर नज़र रखा जा सके। तो ट्रम्प ने ये भी क्लियर किया कि अभी तुरंत उनका कोई वॉर का प्लान नहीं है और डिप्लोमेसी का ऑप्शन वो ओपन है। और पिछले साल यूएस ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर और जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उसको कमज़ोर करने के लिए मिलिट्री एक्शन को सपोर्ट किया था। तो ट्रम्प ने का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। तो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने वार्निंग दी है कि वो भी रेडी मोड में है। और इसी बीच जो ईरान में जो पिछले महीने प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको गवर्नमेंट क्रैकडाउन के बाद धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। तो ओवरऑल सिचुएशन टेंस है पर बातचीत के चांसेस अभी भी ओपन है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, गुबरनेटोरियल वॉकआउट्स टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 176(1) जो है मैंडेट करता है कि जो गवर्नर है हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है असेंबली का उसको एड्रेस करना उनके लिए मैंडेटरी है। तो इस एड्रेस में स्टेट कैबिनेट की जो पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं वो बताई जाती हैं। तो ये गवर्नर की कोई पर्सनल स्पीच नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, इनमें गवर्नर्स का असेंबली के इनॉग्रल सेशन से वॉकआउट करना ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट से हटकर माना जा रहा है। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है उनका कहना है कि गवर्नर्स ने पूरी स्पीच जो है वो नहीं पढ़ी या फिर सेलेक्टिव पैराग्राफ्स स्किप किए और कुछ केसेस में वॉकआउट्स भी कर दिया। तो कर्नाटका गवर्नमेंट इवन सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी सोच रहा है ताकि क्लियर हो सके कि ऐसा करना कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स में कहा था कि गवर्नर के पास कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं होती है, वो पार्टी का नहीं पूरे स्टेट के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड क्या है कि तमिलनाडु गवर्नर केसेस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है वो ऐसा नहीं हो सकता जो इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर है स्टेट गवर्नमेंट की उसको नेगेट करे। और शमशेर सिंह केस जो 1974 का है 7 जजेस बेंच के केस में, उसमें बोला गया गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट पॉलिसी गवर्नर का जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के खिलाफ पब्लिक स्टैंड लेना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और फिर उसके बाद नबम रेबिया केस 2016 का, उसमें गवर्नर को बोला गया कि गवर्नर को लिमिटेड डिस्क्रिशन दिया गया है जिसमें बिल्स में को एसेंट देना या फिर रिजर्व करना, सीएम की अपॉइंटमेंट करना या फिर हाउस डिसॉल्व करना और या फिर आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल लगाना। लेकिन जो आर्टिकल 176(1) है और उसके अंडर असेंबली को एड्रेस करना प्योरली एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर होता है। जो नेक्स्ट यहाँ पे, स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ नेताजी हैज़ लेसन्स फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो यहाँ पे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अनिल चौहान है उन्होंने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो स्ट्रैटेजिक विजन है आज भी रेलिवेंट है, स्पेशली आज के पॉलीसेंट्रिक अनस्टेबल और अनसर्टेन ग्लोबल ऑर्डर के बीच में। उनके अकॉर्डिंग जो नेताजी का अप्रोच है वो काफ़ी अप्रोच डिप्लोमेसी, मिलिट्री लीडरशिप और नेशन बिल्डिंग का परफेक्ट मिक्स था। तो उनका कहना है कि बोस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं थे बल्कि कंप्लीट मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी की, मिलिट्री कैंपेन्स प्लान किए, अलायंसेस नेगोशिएट किए और लॉजिस्टिक्स भी मैनेज किए। तो उन्होंने ये भी बोला कि जो इंडियन नेशनल आर्मी का रियल कंट्रीब्यूशन अभी तक पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उस ज़्यादातर कॉलोनियल लेंस से लिखी गई है। तो इंडियन नेशनल आर्मी की ने हाईएस्ट एट्रिशन रेट झेला फिर भी वो यूनिटी का सिंबल बने रहे, अबव ऑन रीजन, कास्ट, रिलीजन और जेंडर से ऊपर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जापान के साथ भी उन्होंने नेगोशिएशंस के थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को पहला सॉवरेन टेरिटरी जो है वो बनाया, जिससे उस वहाँ पे आइलैंड्स जो शहीद आइलैंड है स्वराज नाम दिया गया। और ये प्रैक्टिकल बोलते हैं डिप्लोमेसी और रियलिज्म का जो है कोर क्लासिक एग्जाम्पल है। और उन्होंने वार्न किया कि जो है देयर आर नो परमानेंट एंड फ्रेंड्स और एलाइज। इसीलिए अब इंडिया को अपनी अपनी स्ट्रैटेजिक कल्चर पर बेस्ड इनोवेशंस पर फोकस जो है वो करना चाहिए। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, डाइवर्सिफाई और फिश बास्केट यूनियन गवर्नमेंट एडवाइसेस स्टेट्स। तो यहाँ सी फूड एक्सपोर्ट्स को लेकर टैरिफ अनसर्टेनिटी और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बीच यूनियन फिशरीज मिनिस्ट्री ने स्टेट और फिशिंग इंडस्ट्री को मार्केट और जो मार्केट प्रोड्यूस है डाइवर्सिफाई करने की सलाह दी है। एम है कि डिजीज़ का जो रिस्क है वो उसको कम करना और ग्लोबल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं,
सबको मल्टीपल स्पीशीज कल्टीवेट करने के लिए कहा है और इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर जैसे मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट करने को कहा है। तो क्या होती है इंटीग्रेटेड मॉडर्न जो मल्टी ट्रॉफिक एक्वाकल्चर होती है? तो इसमें सेम स्पेस में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय फार्मिंग। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्पीशीज होती हैं साथ में इसके उगाई जाती हैं ताकि एफिशिएंसी और बढ़ाई जा सके और जो डिजीजेज हैं स्प्रेड को रिड्यूस किया जा सके। और इसमें सीवीड केज कल्चर को भी प्रमोट करने की बात की जा रही है। तो सीवीड केज कल्चर क्या होता है? ये एक मॉडर्न फिशरी टेक्निक है जिसमें जो समुद्र या फिर जो कोस्टल एरिया होता है उसमें आयरन या प्लास्टिक के केजेस जो है लगाए जाते हैं और उनके अंदर सीवीड्स यानी समुद्री घास उगाई जाती है, जो कि जिससे जो आपकी फूड है, मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे एम्बिशियस स्कीम टू स्पर नेक्स्ट जनरेशन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हिट्स हर्डल्स। तो यहाँ पर जो स्कीम है जिसका नाम है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ACC-PLI स्कीम, जो कि अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुई थी। तो इसका इंडिया एम है कि इंडिया में एडवांस्ड जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक जो चाइनीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स का जो वीज़ा डिले है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग मैंडेट्स हैं और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ की कमी है, इस स्कीम के लिए बड़ी चैलेंज जो है बन गए हैं। और अभी क्या है कि टारगेट था कि 2026 तक 50 गीगावाट आवर कैपेसिटी डेवलप करनी थी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक सिर्फ 1.24 गीगावाट आवर ही डेवलप हो पाई है, टाइम पर कमीशन हो पाई है, जबकि 8.6 गीगावाट आवर डिलेड है। तो स्कीम का गोल बेसिकली चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना था क्योंकि जो लिथियम आयन सेल्स हैं में उसमें चाइना जो है डोमिनेंट सप्लायर है। तो 18,100 करोड़ के आउटले के बाद भी जो है सेलेक्टेड कंपनीज के पास बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस नहीं था और रिजल्ट ये है कि अभी तक एक भी बैटरी सेल नहीं हुई और ज़ीरो इंसेंटिव डिसबर्स हुआ है। तो रिपोर्ट क्लियरली कहती है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग बैटरी इकोसिस्टम और जो मिनरल रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मुर्मू इनॉग्रेट्स ग्रैंड कुटीर एट राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड कुटीर का इनॉग्रेशन किया है। तो ये एक लाइब्रेरी आर्काइवल स्पेस है जिसमें 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस की 2300 बुक्स और 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं और जो इंडिया की कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। तो इसमें कई सारी लैंग्वेजेस में है, ये बेसिकली तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली ये सब लैंग्वेजेस हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे डीलिमिटेशन आफ्टर 2027 रीड्राइंग पावर इन इंडिया। तो यहाँ पर बोलते हैं कि हर डेमोक्रेसी को टाइम टाइम पर अपना इलेक्टोरल मैप रीड्रॉ करना पड़ता है ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रहे। तो इंडिया में इस प्रोसेस को डीलिमिटेशन कहते हैं। पेपर पर ये एक रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज लगती है, लेकिन सेंसस 2027 के बाद जो होने वाली डीलिमिटेशन है वो इंडिपेंडेंस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी और ये सिर्फ लोकसभा की सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी बल्कि जो फेयरनेस है, फेडरलिज्म है और रीजनल बैलेंस है इनके आइडिया को रीडिफाइन भी करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन जो है आफ्टर ईच सेंसस जो है डीलिमिटेशन होना चाहिए। लेकिन 1976 से जो है जो इंटर स्टेट लोकसभा की सीट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीज्ड है और सीट्स को बेसिकली 1971 सेंसस के बेसिस पे फ्रीज किया गया था और ताकि जो स्टेट्स जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट ना मिले। तो इस फ्रीज को जो 1976 में 1971 के बेसिस पे सीट्स फ्रीज हो गई थी, तो उसे 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू 2000 के थ्रू किया गया था, जो कि 2026 तक सीट्स को फ्रीज करता है 1971 के सेंसस के बेसिस पे। और सेंसस 2027 जो ये इसके साथ ये सस्पेंशन इफेक्टिवली खत्म हो जाएगा क्योंकि 2026 तक फ्रीज है। और प्रॉब्लम ये है कि आज भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो पुराना जो 1971 का पॉपुलेशन है 548 मिलियन की पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि आज की जो पॉपुलेशन है 1.47 बिलियन पॉपुलेशन है इंडिया की और इसके आसपास है। तो डिलिमिटेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पिछली कमीशंस ने 3 से साढ़े 5 साल लगा दिए इस चीज़ को करने में और 2002 से 2008 वाली कमीशन ने सिर्फ इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉ की थी, स्टेट्स के बीच जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं की थी। और तो आने वाली कमीशन को पहली बार 1976 के बाद स्टेट्स के बीच सीट्स रीएलोकेट करना, सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज रीड्रॉ करना और वुमेन का रिजर्वेशन जो 33% है उसके लिए सीट्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। और इस स्पीड को देखते हुए बोलते हैं डीलिमिटेशन का काम बेसिकली 2031-32 से पहले कंप्लीट होना मुश्किल लगता है
तो इसका मतलब है कि वुमेन रिजर्वेशन भी जो है, जो 33% का है, 2034 से पहले, इलेक्शन से पहले ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाएगा जब तक कोई पॉलिटिकल सरप्राइज इसमें नहीं आ जाता। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं नंबर और डेमोग्राफी को लेकर है। 1970 में लगभग सब स्टेट्स का जो फर्टिलिटी रेट था वो सिमिलर था। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू जो अपने फर्टिलिटी रेट है उसको बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ले गए। तो यहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम हो गया। और जो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पर अभी भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो अगर सीट्स पॉपुलेशन के बेसिस पर दी जाती हैं, तो स्टेट्स जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे हैं, वो उनका जो पॉलिटिकल वेटेज है, बोलते हैं वो कम हो जाएगा। और जो इन सब में फेल हुए हैं, बेसिकली उनका पॉलिटिकल वेटेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं प्रोजेक्शंस के मुताबिक अगर जो लोकसभा को बेसिकली अगर 888 सीट्स तक जो है एक्सपेंड किया जाए, तो तो यूपी को 80 सीट से बढ़ के बेसिकली 151 सीट्स और बिहार को 40 सीट से बढ़कर 82 सीट्स पर पहुंच जाएगा। और दोनों मिलाकर जो लोकसभा है उसमें 25% से ज़्यादा का कंट्रोल कर लेंगे। तो तमिलनाडु और जो केरला है वो बोलते हैं कि उनकी सीट्स बढ़ने के बाद भी उनका जो टोटल शेयर है वो कम रहेगा परसेंटेज के हिसाब से। यानी यहाँ से एक मॉरल पैराडॉक्स पैदा होता है। बोलते हैं कि 50 साल तक पॉपुलेशन कंट्रोल एनकरेज किया गया और जो सक्सेसफुल स्टेट्स हैं वही लूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल वेटेज में। तो इस लॉजिक से 1970 जो 6 का फ्रीज़ है और 2001 में जो फ्रीज़ लगाया गया था, और वो लॉजिक आज भी रेलेवेंट है। तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि स्टेटमेंट ने कहा कि सदर्न स्टेट्स की एक भी सीट्स कम नहीं होंगी। पॉलिटिकली रीअश्योरिंग है, लेकिन जो तो पर ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, क्योंकि पार्लियामेंट एब्सोल्यूट नंबर पर काम करता है, प्रोपोर्शंस पर नहीं। और अगर यूपी, बिहार की कंबाइंड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, तो बाकी रीजन्स की जो बार्गेनिंग पावर है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आर्टिकल 6 सॉल्यूशंस बताता है कि एक तो लोकसभा का साइज़ बढ़ा दिया जाए। दूसरा बताते हैं कि जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो पॉपुलेशन प्लस डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को वेटेड इसमें फार्मूला यूज़ किया जाए। और राज्यसभा जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है उसको ट्रूली फेडरल चैम्बर बनाना, ताकि जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो मजबूत हो पाए सारे। और राज्यसभा उत्तर प्रदेश का बाइफरकेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर बोलते हैं हर ऑप्शन के अपने-अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जो डिलिमिटेशन है वो सिर्फ टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, ये कोलिशन पॉलिटिक्स, फेडरल बैलेंस और नेशनल यूनिटी को रीशेप करेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी और डायलॉग और एम्पैथी के साथ की गई तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। अगर सिर्फ पॉलिटिकल अर्थमेटिक के बेसिस पर हुई तो फेडरल स्पिरिट को नुकसान पहुंच सकता है। सेंसस पॉपुलेशन बोलते हैं गिनता है, लेकिन जो डिलिमिटेशन है वो बेसिकली डेमोक्रेसी का वेट डिसाइड करती है। इसीलिए डायलॉग से, बातचीत से उसका वक्त है, बाद में कंसेंसस मुश्किल हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन अ फिट पार्टनरशिप इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। तो यहाँ पे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स में क्लैरिटी बहुत रेयर होती है, लेकिन जब मिलती है तो वो एक्शन डिमांड करती है। आज ये क्लैरिटी बोलते हैं इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन के बीच डीपनिंग रिलेशनशिप में दिख रही है। और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट उनका जनवरी 2026 में इंडिया आना रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट के रूप में, और जो 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के को चेयर्स के तौर पर सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का सिग्नल है। तो इंडिया के रिलेशनशिप बोलते हैं यूएस के साथ रिसेंटली स्ट्रेंड हुए। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इंडिया पर प्यूनिटिव टैरिफ लगाए गए, हार्श रिटॉरिक किया गया, और यूक्रेन वॉर को लेकर बेसिकली मोदीज वॉर जैसे एलिगेशन लगे। तो इंडिया ने इसे मिसलीडिंग और डबल स्टैंडर्ड्स वाला बताया। यूरोप इस सिचुएशन को समझता है, क्योंकि उसे भी रशिया, यूक्रेन वॉर और यूएस डिपेंडेंस का जो है कॉस्ट चुकाना पड़ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्लियर मैसेज है कि अलायंसेस जो है वो परमानेंट सिक्योरिटी गारंटी नहीं देते, इसीलिए स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्टोरिकली बोलते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन की रिलेशनशिप जो है उसमें पोटेंशियल बहुत रहा है, लेकिन प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रही है। यहाँ पर बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा पिलर है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 2007 से नेगोशिएट हो रहा है। और अगर ये फाइनल होता है तो जो टेक्सटाइल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी, आईटी सर्विस जैसे सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। और लेकिन एक मेजर हर्डल है बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर हैवी एक कार्बन चार्ज लगाता है। जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं उन पे कार्बन जिसमें ज़्यादा एमिट होता है उसमें यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर ज़्यादा टैक्स लगता है। तो ये एक हर्डल है जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बेसिकली हैवी चार्ज लगाता है। तो इंडिया इसे नॉन टैरिफ बैरियर मानता है, और क्लाइमेट गोल्स को रेस्पेक्ट करते हुए यूरोपियन यूनियन को इस पर इंडिया को रिलीफ देना होगा।
ट्रेड के अलावा बोलते हैं डिफेंस कोऑपरेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली बोलते हैं कि इंडिया के साथ जो जापान है और साउथ कोरिया जैसे लेवल्स के साथ सिक्योरिटी डिफेंस पार्टनरशिप चाहता है। तो ये इंडिया के मेक इन इंडिया और डिफेंस को प्रोडक्शन गोल्स को सपोर्ट करेगा और इंडियन ओशियंस में स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी बढ़ाएगा। और फिर बोलते हैं कि इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन की पार्टनरशिप है दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन सकती है, जहां कंट्रीज यूएस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चाइना की जो असर्टिवनेस है उसके बीच बैलेंस्ड सॉवरेन और प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर दोनों कंट्री जो साइड्स हैं ब्यूरोक्रेसी से ऊपर उठकर इस मोमेंट को सीज करते हैं, तो ये अलायंस मल्टीपोलर, रेजिलिएंट और जो इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट्स मस्ट एंश्योर इक्विटेबल पे फॉर आशा वर्कर्स। तो यहाँ वेस्ट बंगाल में जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, जिसमें वो 15,000 रुपये तक मिनिमम वेज की डिमांड कर रही हैं। उन वर्कर्स को परमानेंट एम्प्लॉयज़ का स्टेटस नहीं दिया गया है। और ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक नेशनल लेवल स्ट्रक्चरल इनजस्टिस है। तो बोलते हैं इस इशू का रूट जो इंदिरा गांधी एरा है उस तक जाता है, जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर आंगनवाड़ी वर्कर्स को फॉर्मली वर्कर्स का स्टेटस नहीं दिया गया। और इसी से ऐसी ट्रेडिशन शुरू हुई जिसमें गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स को एक्सपैंड किया, लेकिन जो रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं किए। 1989 में नेशनल यूनियन बना, पर जो लिबरलाइजेशन है उसके बाद भी इन्हें सिर्फ स्कीम वर्कर्स कहा गया, ताकि लेबर लॉस से बचा जा सके। तो स्टेट ऑफ जो कर्नाटका वर्सेस अमीरबी केस है 1996 का, उसके जजमेंट में आंगनवाड़ी वर्कर्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानने से इनकार कर दिया। और आयरनी ये है कि 2004 है उसके बाद राइट टू फूड एक्सपैंड हुआ, जिससे वर्कर्स की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई इनकी। और मिड 2000 से बोलते हैं शुरू हुई जो आशा प्रोग्राम है उसने भी वही पैटर्न फॉलो किया। उन्हें एक्टिविस्ट कहा गया और एम्प्लॉयज़ नहीं कहा गया। 2010 में बोलते हैं 45th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ने आशा वर्कर्स के लिए रेगुलराइजेशन, मिनिमम वेज, पेंशन, ग्रेच्युटी रिकमेंड की। लेकिन जो यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट्स हैं, दोनों गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2015 में बेसिकली जो एनडीए गवर्नमेंट है इन्होंने आई इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का बजट कट कर दिया और 2018 में सेंटर ने अपना पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्रीज कर दिया, जिससे डायरेक्ट बर्डन वर्कर्स पर आ गया। तो जो न्यू लेबर कोड्स हैं उसमें भी जो गिग वर्कर्स हैं, स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग गारंटीज नहीं दी गई हैं। तो इससे लगता है कि स्टेट ने अपना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दिया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहने का मतलब है कि लोग जो है वो स्टेट के लिए काम करते हैं, टैक्स देते हैं, सर्विस चलाते हैं, और बदले में उन्हें जो बेसिक सिक्योरिटी है, फेयर वेज है, डिग्निटी है, वो भी नहीं उन्हें मिलता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आशा और आंगनवाड़ी वर्कर से फुल टाइम एसेंशियल काम लेती है, लेकिन उन्हें परमानेंट जॉब, मिनिमम वेज, पेंशन या जॉब सिक्योरिटी नहीं देती। और यहाँ पर जो बोलते हैं कि सेंटर कम पैसा देती है, कुछ स्टेट्स हैं जो रिच स्टेट्स हैं एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, कुछ पुअर स्टेट्स दे नहीं पाते। तो यहाँ पर इंटर स्टेट इनइक्वालिटी इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेसिकली कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयज़ का डिक्लेयर किया जाना चाहिए, जिससे जो इनकी मिनिमम वेज है, पेंशन है, डिग्निटी इंश्योर हो। और जब तक इन प्रोटेक्शंस को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया जाता, इंडिया का जो वेलफेयर सिस्टम की मॉरल क्रेडिबिलिटी बोलते हैं यहाँ पर अधूरी रहेगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मणिपुर इज स्टिल रीलिंग फ्रॉम द मिस हैंडलिंग ऑफ 2023 प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे मल्टी एथनिक जो मणिपुर है उसमें कम्युनिटीज़ के बीच में डिवाइड और गहरा होता जा रहा है, जो बार बार वायलेंस के रूप में सामने आ रहा है। यहाँ पर बोलते हैं 3 मई 2023 से शुरू हुई जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है मणिपुर में, उसके 2 साल बाद भी लोग अपनी ज़िंदगी जो है नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे, और उसी बीच में एक सेंसलेस जो किलिंग है उसने स्टेट्स को फिर से हिला दिया है। तो वेडनेसडे नाइट को 29 ईयर्स ओल्ड जो मीती यूथ है, मीती कम्युनिटी से, जिनका नाम ऋषिकांत सिंह है, उनको अनआइडेंटिफाइड लोगों ने गोली मार दी। और वो अपनी बेसिकली जो कुकी वाइफ है, कुकी जो कम्युनिटी से जो बिलोंग करती हैं, उससे मिलने चूराचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो गए हुए थे। कुछ मास्क्ड गनमैन कपल्स ने जो है घर से उठाकर उन्हें ले गए और वुमेन को छोड़ दिया गया, लेकिन जो ऋषिकांत सिंह है उनको ब्रूटली शूट कर दिया गया। तो जिसका वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ। तो इस इंसिडेंट के बाद जो मीती जो डोमिनेटेड इम्फाल वैली है और काकचिंग एरिया है उसमें प्रोटेस्ट हुए, जहाँ पे रोड ब्लॉक की गई और जो ऋषिकांत सिंह है उनके परिवार के लिए जस्टिस की डिमांड की गई। तो यहाँ पर जो स्टेट जो बोलते हैं कि 2000 फरवरी 2025 से प्रेसिडेंट्स रूल में है, वहाँ पर पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट और भी ज़्यादा गहरा हो गया है, और यहाँ पे ये केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफ़र करने की मांग की गई है। तो मणिपुर जो बोलते हैं 1972 में स्टेट बना, 33 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स का घर है। कुकीज़ो और नागा ट्राइब्स, साथ ही जो है नॉन ट्राइबल मीती कम्युनिटीज़, सबकी अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और कल्चर है यहाँ पर।
और पास में इंसर्जेंसीज, एथनिक टेंशन्स के बावजूद अलग-अलग कम्युनिटीज़ ने साथ रहकर काम किया है और वहाँ पर ज़िंदगी गुज़ारी है। आज वो कोएग्जिस्टेंस लगभग टूट चुका है बोलते हैं, और एक मिती का जो है कुकी डोमिनेटेड एरिया में जाना मिसट्रस्ट को और भी बढ़ा देता है, और ऐसे इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा मिसट्रस्ट बढ़ा देते हैं। तो करंट वायलेंसेस का जो रूट है मणिपुर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से जुड़ा हुआ है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को मितीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने को कहा गया था। तो ट्राइबल ग्रुप्स ने इसका विरोध भी किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे मितीज़ को डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट्स मिलेंगे। तो प्रोटेस्ट जल्दी क्लैशेस में बदल गए और जो वहाँ के सीएम है उनको रिज़ाइन करना पड़ा। बाद में भी जो है सेंटर और स्टेट के लीडरशिप के हैंडलिंग पर सवाल खड़े होते रहे। तो मणिपुर में जो परमानेंट पीस है तभी पॉसिबल है जब कोई सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडर्स और सेंटर मिलकर वहाँ की आइडेंटिटी, मार्जिनलाइजेशन और जो ट्रस्ट के कोर इश्यूज़ हैं उन पर सस्टेन डायलॉग और रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस शुरू करें। तो सिर्फ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच से स्टेट के जो उन वुंड्स को भरना मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए ये सब स्टेप्स ज़रूरी हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे गिफ्ट सिटी ड्रॉज इंटरेस्ट एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026। तो यहाँ गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, और ये सिटी गांधीनगर गुजरात के जो है पास एक स्पेशल फाइनेंशियल सिटी है जिसे इंडिया का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसका मेन पर्पज़ है इंडिया के बाहर जाने वाला जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसको इंडिया के अंदर लाना, दुबई, सिंगापुर, लंदन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर से कम्पीट करना। और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल फाइनेंस जैसी सर्विसेज जो है फॉरेन करेंसी में होती हैं, और अलग-अलग लॉज एंड टैक्स बेनिफिट यहाँ पर दिए जाते हैं। डॉलर्स में ट्रांजैक्शन अलाउड है, 24/7 ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे कि अगर कोई फॉरेन बैंक या ग्लोबल कंपनी इंडिया से इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहती है तो वो गिफ्ट सिटी से ऑपरेट कर सकती है। तो यहाँ वही पहली बार जो गिफ्ट सिटी है उसको उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पार्टिसिपेट करके इंडिया के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर उसको शोकेस किया, जो कि इंडिया के क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एम्बिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। फिर यहाँ पे बेसिकली पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले टाइम में जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें सप्लाई की कमी नहीं होगी। उनके मुताबिक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कंट्रीज़ को स्मार्ट नेगोशिएशंस करनी होगी ताकि अच्छे और स्टेबल प्राइसेस मिल सकें। तो इंडिया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंज्यूमर में से एक है, इसीलिए उसे ग्लोबल मार्केट्स में बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है। एनर्जी प्रोड्यूसर्स अपना ऑयल गैस बेचना चाहते हैं और इंडिया लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के थ्रू फ़ायदा उठा सकता है। तो उन्होंने बताया जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उससे ग्लोबल सप्लाई बढ़ रही है, जैसे ब्राज़ील, गुयाना, सूरीनाम, कनाडा, जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है इंडिया में। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया यूरोपियन यूनियन विल अपग्रेड टाइज ट्रेड डील स्टिल इन द वर्क्स। तो यहाँ पर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो 16th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट है जो 27 जून को है, उससे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिटेल्स फाइनल करने में लगे हुए हैं। और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली 20 साल से ज़्यादा नेगोशिएट हो रहा है, और यहाँ पर एग्रीकल्चर, कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म, सर्विस और नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उन जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ की वजह से टफ बना हुआ है। और यहाँ पर ट्रेड के साथ साथ जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एग्रीमेंट है और मोबिलिटी फ्रेमवर्क, सारे एमओयूज़ भी एजेंडे में हैं। और डिफेंस पैक्ट बोलते हैं कि एशिया में यूरोपियन यूनियन ने जापान और साउथ कोरिया के बाद इंडिया जो है तीसरा जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा ये। तो रशिया पर इंडिया यूरोपियन यूनियन के व्यूज़, रशिया पर जो है बेसिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के व्यूज़ अलग-अलग हैं, इसीलिए सिक्योरिटी डायलॉग इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। दोनों साइड्स ने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्लाइमेट, सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स पर जो है कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी दोनों एग्री हुए हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे रशिया डिमांड्स यूक्रेन डॉनबास रीजन बिफोर टॉक्स। तो यहाँ पर रशिया ने क्लियर किया है कि वो अपनी जो मेन डिमांड है उससे पीछे नहीं हट रहा है, यानी यूक्रेन को ईस्टर्न डोनबास जो है रीजन से अपनी यूक्रेन को अपनी फोर्सेस हटानी होंगी। या ये बात बेसिकली उन्होंने यूएई में जो रशिया यूक्रेन यूएस टॉक्स से पहले आई आई हैं, और यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा है कि जो टेरिटरी सबसे बड़ा इशू रहेगा। तो टॉक्स जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीस पुश का हिस्सा हैं, तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच पहली डायरेक्ट पब्लिक नेगोशिएशंस हो सकती हैं। तो दोनों साइड्स टेरिटरी पर बिल्कुल ऑपोजिट स्टैंड पर हैं, इसीलिए पीस डील यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।